हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई भी व्यूअर मेरे चैनल पे न्यू आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो पर्सन फ्लोर पे बैठ के कुछ ड्रॉ कर रहा था उसको जैसे ही वॉइस सुनाई देती है दूसरे पर्सन की, वो स्लोली अपनी आइज़ को ऊपर करता है और अब उसकी तरफ देखने लगता है जहाँ से वो वॉइस आई थी। जैसे ही वो उस फेस को देखता है ना तो उसकी आंखें खुली की खुली रह चुकी थी। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो एक तो उस वॉइस को लेके पहले ही थोड़ा सा सस्पेंस फील कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने इस वॉइस को पहले तो कहीं ना कहीं सुना है और इसी के साथ अब जब उसके फेशियल एक्सप्रेशंस और उसके फेस को देख रहा था ना तो उसे ऐसा लग रहा था कि इस फेस को भी उसने कभी देखा है। इस फेस में कुछ चेंजेस हैं लेकिन कुछ चीज़ें वैसे की वैसी ही हैं। उसके वैसे लिप्स हैं, आइज़ हैं, नोज़ है, स्माइल भी वैसी है। बस चेंज हुआ है तो उसके फेस का साइज़ और थोड़ा सा फेस कट, यानी कि कुल मिला के कुछ चेंजेस हुए हैं और कुछ चीज़ें वैसे की वैसी ही हैं। उस वॉइस को सुनने के बाद भी उस पर्सन को ऐसा लगता है कि उसने ये वॉइस कहीं ना कहीं तो सुनी है। वो वॉइस भी उसके लिए फैमिलियर थी। उस वॉइस में बस थोड़ी सी हैवीनेस आ चुकी थी, थोड़ा भारी बनाया था, लेकिन बाकी बोलने का स्टाइल और उस वॉइस की जो स्वीटनेस थी ना वो वैसी की वैसी ही थी। जो पर्सन ड्रॉ कर रहा था ना उसके हाथ अभी भी चल रहे थे। भले ही उसका ध्यान दूसरी डायरेक्शन में था लेकिन हाथ उसके अभी भी वैसे ही काम कर रहे थे। अब उसके लिप्स पे ना एक थोड़ी सी छोटी सी स्माइल आने लगती है। स्लोली स्लोली स्माइल उसके लिप्स पे अपेयर होने लगती है। इसी के साथ वो अपने हाथ से पेंसिल को छोड़ता है और अब स्लोली अपने हाथ को ऊपर की तरफ बढ़ाता है और उसके चिक्स को टच करता है जो उसके सामने बैठा हुआ था और अब स्लोली अपने लिप्स को ओपन करते हुए बोलता है, लेंसान। सामने बैठा हुआ वो इंसान अब हल्के से मुस्कुराने लगा था। इस नाम को सुनते ही उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड दे दिया गया हो। 10 साल के बाद भी कोई उसे इतनी इजीली कैसे पहचान सकता है, सिर्फ एक वॉइस की बेस पे, एक टच की बेस पे। 10 साल, पूरे के पूरे 10 साल बीत चुके थे। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, एक दूसरे से बात नहीं की थी, तो क्या वो एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड थे कि इतने सालों की दूरी भी उन लोगों को अलग नहीं कर पाई। दूसरी तरफ दूसरा पर्सन सोच रहा था, क्या सच में ये मेरे सामने है? क्या सच में 10 साल इंतज़ार करने के बावजूद मुझे मेरी मंजिल मिल ही गई? और क्या सच में ये 10 सालों के बाद मेरे पास लौट के आया है? क्या मैं इसके लिए इतना खास था? क्या मैं भी इसकी लाइफ में इतना ही इम्पोर्टेंट था जितना कि ये मेरी लाइफ में था? ये सब सोचते सोचते उस इंसान की आंखें एकदम हल्की सी नम होने लगी थी। हाँ, अगर गौर से देखा जाए तो कोई उसके आंसुओं को देख सकता था, लेकिन अगर ना देखा जाए तो शायद वो उन्हें छुपा सकता था। लेकिन सामने बैठा हुआ इंसान आखिर कैसे इस चीज़ को नोटिस नहीं करता और वो बोलने लगता है, तो क्या द ग्रेट आर्टिस्ट मिस्टर वी मेरा आंसू के साथ वेलकम बैक करेंगे? विंग हंसते हुए लेंजन को आंसर करता है, बिल्कुल नहीं, तुम इतने सालों के बाद आए हो तो ऑफ कोर्स मैं स्माइल के साथ ही तुम्हारा वेलकम करूंगा ना। वांग जी बोलता है, तुम्हारे लिप्स कुछ और कह रहे हैं और तुम्हारी आइज़ कुछ और कह रहे हैं, मुझे किस चीज़ की सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए विंग? विंग बोलता है, ऑफ कोर्स मेरे लिप्स का, वो मैं खुद बोल रहा हूँ। वांग जी बोलता है, तो इन आइज़ का क्या जिसमें आंसू छिपे हुए हैं? विंग बोलता है, तुमने नहीं सुना है क्या, कभी कभी आंखों में खुशी के आंसू भी होते हैं और अभी ये आंसू वही हैं। वांग जी बोलता है, क्या सच में मेरे आने की इतनी खुशी है? विंग बोलता है, बहुत ज़्यादा। वांग जी बोलता है, और वो क्यों? विंग बोलता है, तुम्हें तो पता है ना कि लास्ट टाइम तुम्हें सी ऑफ भी नहीं कर पाए थे हम लोग। उस रात तुम्हारे घर से जाने के बाद तुम पता नहीं इतने सडनली आउट ऑफ कंट्री क्यों चले गए, हम में से कोई नहीं जानता था। बस मुझे पता चला था कि तुम अब जा चुके हो और कब आओगे ये किसी को भी नहीं पता था। और मुझे तो लगा था कि तुम पूरी तरीके से बदल गए होगे और शायद कभी वापस आए भी तो तब तक तुम मुझे भूल चुके होगे।
वांग जी बोलता है, विंग तुम ऐसे इंसान नहीं हो जिसे इतने इजीली भुला दिया जाए। तुम एक ऐसे इंसान हो जो किसी की लाइफ में जाए ना तो वो तुम्हें लाइफ टाइम याद रखेगा। विंग बोलता है, क्या सच में ऐसा है? वांग जी बोलता है, विंग बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं। विंग इससे आगे कुछ कह नहीं पाता और अपने शब्दों को यहीं पे रोक देता है। इससे आगे वांग जी बोलता है, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है विंग। तुम जानते भी नहीं हो कि तुम लोगों की लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखते हो। तुम कितने खास हो सबके लिए, स्पेशली मेरे लिए। विंग को ये वर्ड, ये सेंटेंस कुछ अलग ही फील करा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जो उसे मतलब एकदम सातवें आसमान पे पहुंचा रही हो। अब वांग जी खुद भी विंग के बगल में बैठ जाता है फ्लोर में टेबल के सहारे और अपने लेग्स को एकदम स्ट्रेट आगे की तरफ कर देता है और एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख के फिर से विंग की तरफ एक कॉफ़ी मग को बढ़ाता है और बोलता है, ये ठंडी हो रही है, हमें इसे पी लेना चाहिए। विंग बोलता है, ऑफ कोर्स। विंग वांग जी के हाथ से उस कॉफ़ी मग को लेता है और जैसे ही वो पीने वाला होता है ना, वैसे ही उसकी नज़र फिर से उस पेपर पे जाती है जिसमें कि अभी वो कुछ ड्रॉ कर रहा था और वो देखता है कि उसने उस पेपर को फिर से बिगाड़ दिया है। अपने ख्याली दुनिया में जब वो था तो उसने उसमें कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिया है जिसकी वजह से वो पेपर फिर से ख़राब हो गया है। अब विंग फिर से चिल्लाता है, ओ नो, कितनी मुश्किलों के बाद ये थोड़ा बहुत ठीक हो रहा था, मैंने इसे फिर से बिगाड़ दिया, मैं इसे अब दोबारा नहीं कर सकता। वांग जी देखता है कि विंग थोड़ा सा टेंशन में आ गया है, थोड़ा सा मतलब उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर सा आ गया है। तो वो बोलता है, क्या हुआ विंग? विंग बोलता है, मैं सुबह से ही कंपनी के न्यू लोगो को डिज़ाइन करने में लगा हुआ हूँ, लेकिन ये मुझसे बन ही नहीं रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से अभी से थोड़ा बहुत ठीक किया था और देखो ना, तुम्हें देखने के चक्कर में ये फिर से ख़राब हो गया। वांग जी हंसने लगता है और बोलता है, क्या मुझे देखने के चक्कर में? विंग बोलता है, ऑफ कोर्स, यहाँ पे तुम ही तो थे जिसने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया था। वांग जी बोलता है, अच्छा? विंग बोलता है, हाँ, अब तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि तुम मेरी हेल्प कर सको, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी ड्राइंग बहुत बुरी है। वांग जी बोलता है, तुम कैसे कह सकते हो कि अभी तक मेरी ड्राइंग स्किल्स वैसी की वैसी होंगी? विंग बोलता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कभी नहीं बदलती। अब वांग जी बोलता है, बाय द वे, तुम तो इस कंपनी के आर्ट डिपार्टमेंट के हेड हो ना, तो तुम खुद क्यों इसको डिज़ाइन कर रहे हो? विंग बोलता है, क्योंकि मैं इसे खुद करना चाहता था, लेकिन देखो ना, ये मुझसे हो ही नहीं रहा है। वांग जी बोलता है, आखिरकार तुम्हारी ड्राइंग स्किल्स कहाँ गई विंग? क्या तुम भी मेरी तरह ऐसे ही हो चुके हो जिसको अब ड्राइंग नहीं आती? विंग बोलता है, बिल्कुल नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस कंपनी के आर्ट डिपार्टमेंट का हेड हूँ? मतलब मेरे अंडर बाकी सारे आर्टिस्ट काम करते हैं। वांग जी चारों तरफ अपनी नज़र घुमाता है और बोलता है, हाँ, इस रूम की हालत देखने के बाद मुझे पता चल रहा है कि तुम सच में आर्ट डिपार्टमेंट के हेड हो। विंग बोलता है, क्या इतना गंदा है? वांग जी बोलता है, नहीं, बस किसी को यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, बाकी सारा साफ है। विंग अपने लिप्स को एक एंग्री पाउटी लिप्स में कन्वर्ट करता है और थोड़ी देर के बाद बोलता है, क्या तुम सच में मुझे ताना मार रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कितना इम्पोर्टेंट वर्क कर रहा हूँ? वांग जी बोलता है, बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? विंग बोलता है, ये कौन सी बात होती है? तुमने खुद ही तो कहा ना तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो तुम फिर मुझसे कैसे पूछ सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? वांग जी बोलता है, ओके ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि तुम क्या कर रहे हो? विंग बोलता है, अभी तो तुम्हें मैंने बताया कि इस कंपनी का जो लोगो है ना, उसको चेंज किया जा रहा है और मैं उस लोगो के लिए न्यू डिज़ाइन कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे हो ही नहीं रहा है। मैं कितनी बार कोशिश कर चुका हूँ, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हो जाती है और फिर से मुझे दोबारा से डिज़ाइन करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरी कागज़ बर्बाद होते जा रहे हैं, लेकिन मेरा डिज़ाइन बन ही नहीं पा रहा है। वांग जी बोलता है, कि तुमने कुछ खाया है? विंग बोलता है, नहीं, सुबह मैं जल्दी में आ गया था और अभी भी मुझे ब्रेक पे जाने का टाइम नहीं है। वांग जी बोलता है, अगर तुम इसी तरह भूखे रहने लगे तो तुम्हारा दिमाग कैसे चलेगा विंग? तुम्हें पहले कुछ खा लेना चाहिए। विंग बोलता है, भूख तो मुझे बहुत लगी है, मैं सुबह भी कुछ खा के नहीं आया हूँ, लेकिन मैंने सोचा था कि पहले मैं इस काम को निपटा लूँ, उसके बाद मैं कुछ खाऊंगा, लेकिन ये तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। वांग जी बोलता है, वो इसीलिए विंग क्योंकि तुम उसमें प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें पहले कुछ खा लेना चाहिए, उसके बाद तुम कंटिन्यू कर सकते हो।
विंग बोलता है लेकिन मेरे पास खाने का टाइम नहीं है, इससे पहले कि मैं कैफेटेरिया में जाऊं, खाना खाऊं, वापस यहाँ आऊं, तब तक बहुत देर हो जाएगी और मिस्टर निये मेरा सर कलम करवा देंगे। पता नहीं उन्हें इतना गुस्सा क्यों आता है। वांग जी बोलता है इस सब को अभी के अभी छोड़ो, हम अभी के अभी खाना खाने जा रहे हैं, मुझे भी भूख लगी है। विंग बोलता है 1 मिनट, मुझे याद आया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ सिर्फ मुझसे मिलने आए थे या कोई और कारण है? क्या तुम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो? लेकिन तुम्हारे पास तो खुद का फैमिली बिजनेस है ना, जो कि बहुत बड़ा है, जिसे तुम्हें और तुम्हारे ब्रदर को एक साथ मिलके भी अगर तुम लोग हैंडल करना चाहो तो भी शायद तुम्हें और लोगों की फिर भी ज़रूरत पड़े। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम सिर्फ मुझसे मिलने आए हो? उसके लिप्स पे ना दोबारा से एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वांग जी बोलता है हाँ, हो सकता है कि ये भी एक रीज़न हो कि मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। विंग बोलता है ये क्या बात होती है, क्या तुम यहाँ किसी और रीजन से भी आए हो? वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स, यहाँ पे आने का कोई और रीजन भी है। विंग पूछता है और वो क्या है? वांग जी बोलता है हम लोग निया एंटरप्राइज के साथ कोलैबोरेशन करने की सोच रहे हैं, जिसके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। विंग ये सुनते ही थोड़ा सा सैड तो फील करता है कि वो यहाँ पे सिर्फ उसी के लिए नहीं आया है। फिर से विंग उससे क्वेश्चन करता है बाय द वे तुम लौटे कब, तुम वापस कब आए? वांग जी बोलता है कल ही आया हूँ। विंग की आंखें अब बहुत बड़ी हो चुकी थी और वो सोचने लगता है क्या सच में कल ही वो यहाँ पे आया है और वो आते ही काम पे भी लग गया। वो पूछता है वांग जी से क्या सच में तुम्हें काम को लेके इतनी सीरियसनेस है कि तुम कल ही यहाँ पे आए और आज अपनी कंपनी और नए इंटरप्राइज के साथ कोलैबोरेशन के प्रोजेक्ट में जुड़ गए? क्या तुम्हें इतना काम करने का मन करता है क्या? वांग जी बोलता है ये एक रीज़न है कि मैं यहाँ पे हूँ, एक्चुअल रीज़न तो तुम हो विंग। वांग जी अपने बैठे हुए पोजीशन में जैसे बैठा था वैसा के वैसा ही था, उसने कुछ भी चेंज नहीं किया था, लेकिन ये वर्ड उसने, ये सेंटेंस उसने विंग को देखते हुए नहीं बोला था। वो एकदम स्ट्रेट अपने पैरों की तरफ देख रहा था और ये वर्ड जब उसने बोला था ना तो विंग एकदम से शॉक्ड हो चुका था। उसके मुंह से कॉफ़ी बाहर निकलने ही वाली थी कि वो फिर से खुद को कंट्रोल करते हुए कॉफ़ी को सिप करते हुए गटक लेता है और फिर वांग जी से क्वेश्चन करता है क्या मेरी वजह से? वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स तुम्हारी वजह से। विंग बोलता है क्यों? वांग जी बोलता है 10 साल विंग, 10 साल में तुमसे दूर था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे इस कंट्री में लौटते ही सबसे पहले तुमसे मिलना चाहिए था? विंग को अपनी कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लगता था कि शायद 10 साल बीत जाने के बाद वांग जी तो उसे पूरी तरीके से भूल गया होगा। उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि कोई विंग नाम का लड़का उसकी लाइफ में भी था, उसका फ्रेंड था। विंग वांग जी से बोलता है मुझे नहीं पता था कि लान वांग जी की लाइफ में फ्रेंड्स इतने इम्पोर्टेंस रखते हैं। वांग जी बोलता है शायद फ्रेंड्स से कुछ ज़्यादा। अब विंग वांग जी की तरफ को देखता है और बोलता है क्या तुम मुझे यहाँ पे हार्ट अटैक दिलाने आए हो? तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो एकदम डायरेक्टली? माना तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, लेकिन इतने भी तो मत बनो कि सामने वाला इंसान हार्ट अटैक से ही मर जाए। अब वांग जी विंग से पूछता है क्या मेरी बातें तुम्हें हार्ट अटैक दिलाती हैं विंग? विंग बोलता है मैं ऐसे नहीं बोल रहा था कि तुम्हारी बातें हार्ट अटैक दिलाती हैं, मैं तो बस बोल रहा था कि तुम्हें इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। अब वांग जी एक गहरी सांस लेता है, अपने कॉफ़ी मग को अपने साइड में रखता है, विंग के हाथ से भी उसके कॉफ़ी मग को लेते हुए अपने साइड में रखता है और अब विंग के वेस्ट पे अपने हाथ को डालते हुए उसको खींचते हुए अपने ऊपर ले आता है और उसके साथ आई कांटेक्ट बनाता है और कुछ देर उसकी आंखों में देखने के बाद बोलता है क्यों, क्या तुम्हें नहीं पसंद कि मैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आता कि मैं तुम्हें डायरेक्टली अपने दिल की बात करता हूँ? विंग वांग जी की आंखों में जब देख रहा था और कानों से जब उसके शब्द सुन रहा था ना, उसकी सांसें जैसे रुकी जा रही थी, उसकी धड़कनें रुकने को तैयार थी, उसकी धड़कनें उसका साथ देने को तैयार नहीं थी। जिस पोजीशन में अभी वांग जी के ऊपर था ना, ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी किसी भी वक्त उसका जो दिल है ना वो ब्लास्ट कर सकता है। विंग अपने सेंस में आने लगता है और वांग जी के साथ अपने आई कांटेक्ट को ब्रेक करने की सोचता है और वो अपने फेस को थोड़ा सा टर्न करने ही वाला होता है कि वांग जी अपने एक हाथ से फिर से विंग के चिन को पकड़ते हुए बोलता है
मैंने 10 साल इंतज़ार किया है विंग, सिर्फ तुम्हारे इस चेहरे को देखने के लिए, तुम्हारे मुंह से खुद के नाम को सुनने के लिए, और तुम बोल रहे हो कि मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। क्या 10 सालों तक अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने आप को कंट्रोल करना, क्या इसके बावजूद भी अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो तुम्हें लगता है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ? विंग को समझ नहीं आ रहा था कि उनके बीच में अभी ये क्या चल रहा है। क्या वांग जी उससे इनडायरेक्टली प्रपोज कर रहा है? क्या उसने एज ए लवर मुझे मिस किया था, या एज ए बेस्ट फ्रेंड उसने मुझे मिस किया? क्या मैं इस क्वेश्चन का आंसर उससे पूछूं, या वो मुझे खुद कभी बताएगा? विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। ये जो चल रहा है उसे चलने दे, या फिर उसे यहीं पे रोक दे। विंग और वांग जी एक दूसरे की आंखों में बहुत अंदर तक डूबे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों अब उस रूम में सिर्फ एक ही चीज़ सुन रहे थे, और वो थी उन दोनों की सांसें और उन दोनों की हार्ट बीट्स। उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन आगे बढ़ता इससे पहले ही विंग का फ़ोन रिंग करता है, और इसी के साथ उन दोनों के जो आई कांटेक्ट बना हुआ था ना, वो ब्रेक होता है। विंग जल्दी से वांग जी के ऊपर से उठता है और टेबल में से अपने फ़ोन को लेता है और देखता है कि उसमें निये मिंगजू का कॉल आ रहा है। विंग जैसे ही उस कॉल को रिसीव करता है तो सामने से आवाज़ आती है, क्या तुमने लोगो बना दिया? विंग बोलता है, हाँ मैं बस उसे कंप्लीट करने ही वाला हूँ, बस थोड़ा सा काम रह गया है, मैं उसे कंप्लीट कर दूँगा और शाम तक आपको सबमिट कर दूँगा। निये मिंगजू बोलता है, ठीक है मुझे पता है तुम ये शाम तक कर दोगे, लेकिन प्लीज़ जितना हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश करो। विंग ओके बोलने के बाद कॉल को कट कर देता है। वांग जी पूछता है, किसका कॉल था विंग? विंग बोलता है, ऑफ कोर्स निये मिंगजू का। वो मुझे लोगों के बारे में पूछ रहे हैं और अभी तक लोगों का मैंने 10% तक नहीं बनाया है, मुझे अभी के अभी इसे कंप्लीट करना होगा। वांग जी बोलता है, लेकिन तुम्हारा लंच? विंग बोलता है, अभी उसके लिए टाइम नहीं है। विंग फिर से फ्लोर में बैठ जाता है और फिर से एक कागज़ और पेंसिल लेके लोगो बनाना स्टार्ट करता है। वांग जी उससे बोलता है, विंग तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम ऊपर नहीं बैठ सकते? क्या तुम चेयर और टेबल का यूज़ नहीं कर सकते? विंग बोलता है, जितना कंफर्टेबल नीचे है, फ्लोर पे है, उतना वहाँ पे नहीं होता। विंग फिर से उस ड्राइंग को बनाना स्टार्ट कर देता है, उस लोगो को बनाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वांग जी भी रूम से बाहर नहीं गया था, केबिन से बाहर नहीं गया था, और अब वो उस सारे पेपर्स को इकट्ठा करने लगता है जो कि सारे के सारे रूम में फैले हुए थे। जितने भी बेकार पेपर्स थे वो उन्हें डस्टबिन में फेंक रहा था, और जितने भी सही यानी कि जो अभी तक यूज़ नहीं हुए थे उन सारे पेपर्स को वो दोबारा से टेबल्स में रख रहा था। इसी के साथ धीरे धीरे उसने पूरा रूम्स क्लीन कर दिया था, पूरे केबिन को क्लीन कर दिया था, और दूसरी तरफ फाइनली 1-1.5 घंटे की मेहनत के बाद विंग भी वो लोगो बना चुका था, और अब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो चुका था। उसके फेस की स्माइल ना इस वक्त देखने लायक थी, क्योंकि जिस चीज़ पे वो सुबह से मेहनत कर रहा था ना, सुबह 9 बजे से वो उसमें मेहनत किए जा रहा था, और अभी लगभग 3 बज चुके थे, लेकिन इतने कागज़, इतने पेपर्स को वेस्ट करने के बाद उसने फाइनली उस लोगो को बना ही दिया था। थोड़ी ही देर के बाद विंग उस लोगो का फ़ोटो निये मिंगजू को मेल कर देता है, और अब आराम की चैन की सांस लेके वो अपनी चेयर पे बैठ गया था। वांग जी बोलता है, लंच तो हम दोनों में से किसी ने भी नहीं किया, तो क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे? विंग बोलता है, डिनर? वांग जी बोलता है, तुम उसे एक डिनर डेट भी बोल सकते हो। तो चलिए गाइज, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।